नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। हमारे साथ हैं ओंकार चौधरी जी जो मेरे एक धीरे-धीरे करके पहले तो सर प्रणाम, नमस्कार आप आए, थैंक यू सो मच। सर ये जो आजकल अभी एनालिसिस शुरू हुई है, कई ये जो चौकड़े बैठे हैं, बड़े-बड़े लोग अ, पत्रकार हैं जो बीजेपी के क्लोज़ हैं, बात कर रहे हैं, 2-3 चैनल्स पे हैं, नाम नहीं लूँगा मैं बट ये लोग तो सर बोलना शुरू हुए हैं कि सत्ता पलट करने की बात चल रही थी। नाउ ये सत्ता पलट करने की बात मतलब मोदी जी को हटा के सत्ता पलट करने की बात, ये इसका क्या महत्व क्या बनता है सर इसका? अब इसमें 2 बातें हैं जो हम कह सकते हैं कि या तो आप मूर्ख हैं, आपको ये पता नहीं है कि सत्ता पलट जो है वो किन स्थितियों परिस्थितियों में होती है और उसके लिए कितनी ताकत लगती है और ब आंकड़ों के स्तर पर ले लें या इक्वेशंस के स्तर पर ले लें या जिसकी आप सत्ता पलट कर रहे हो, उनको आप इतना कमज़ोर समझ रहे हैं या एक और मुहावरा होता है कि उन्होंने कोई ऐसे ही कच्चे दाने नहीं खा रखे हैं। 13.5 साल तक वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं एक राज्य के और 11 साल से वो प्रधानमंत्री भी हैं और इसके बावजूद प्रधानमंत्री हैं कि तीसरी बार में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। 240 सीटों पर बीजेपी अटक करके रह गई थी, यानी बहुमत से 32 सीटें दूर। तो एनडीए के बल पर वो प्रधानमंत्री इस बार हैं और एनडीए के जो 2 घटक दल जिनके ऊपर सारी उम्मीदें लगाए बैठे थे, कांग्रेसी और उनके विरोधी, के सब किसी ना किसी मोड़ पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार वो उलझ जाएंगे मोदी जी से, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुद्दे पर मतभेद हो जाएगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह भी दिया था जब तीसरी बार शपथ ली थी प्रधानमंत्री पद की नरेंद्र मोदी ने कि ये तो अल्पमत सरकार है, रेत की दीवार की तरह किसी भी समय भर भरा करके गिर जाएगी। लेकिन हम आप और खड़गे साहब सब देख रहे हैं कि 2014 और 2019 में जो सरकार बनी थी, उससे भी ज्यादा मजबूती से 2024 की सरकार के फैसले हो रहे हैं। तो इनको इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मोदी इतनी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ेंगे। जो ये पूरा प्रकरण है, जिसके बारे में आप इंडिकेशन दे रहे थे कि अलग-अलग चैनलों पर कुछ चर्चाएं चल रही हैं, कुछ गपशप चल रही हैं और जो सत्ता के गलियारे में रहते हैं, जिनकी आंखों के सामने सारे घटनाक्रम होते हैं, जो माइन्यूटली बहुत बारीकी से और करीबी से उन घटनाक्रमों को देखते हैं, उनके जरिए अब बहुत सारी चीजें जो अभी तक दबी छिपी थी, ढांपी हुई थी, वो एक-एक करके निकल करके सामने आ रही हैं और वो कड़ियां जोड़ रहे हैं कि पहले ही दिन जो हुआ, उस दिन मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन भी था और उस दिन जो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, प्रियंका गांधी वाड्रा केक काटते हुए संसद भवन परिसर में ही उनके चेहरों के रंग बहुत नुमाया होकर के सामने आ रहे थे। कुछ ज्यादा ही खुशी झलक झलक पड़ रही थी। वो केवल खड़गे साहब के बर्थडे की तो नहीं ही थी। अब ये चीजें सामने आ रही हैं कि कुछ ना कुछ पर्दे के पीछे चल रहा था, जिनका उनको एहसास था। उनको लग रहा था कि चलो देर से ही सही, लेकिन कुछ तो हमारे हाथ में आने जा रहा है। तो कुछ इस क्रम में वो सब कुछ चल रहा था और बाद में जब ये इस्तीफा हुआ, वो किन परिस्थितियों में हुआ, वो भी सारी चीजें सामने आई हैं। तो ये सारा घटनाक्रम बताता है कि धनखड़ साहब एक खेल का हिस्सा बन गए थे और जो विपक्ष उनकी बॉडी शेमिंग कर रहा था, उनकी मिमिक्री कर रहा था संसद भवन परिसर में ही, जो रोजाना खड़े होकर के सदन के भीतर अ, उनसे तूम तड़ाक भाषा में बात करने लगे थे, उन पर आरोप लगाए गए थे कि भई आप तो सत्ता पक्ष का फेवर करते हो, हम लोगों को बोलने नहीं देते हो,
जिनके खिलाफ 7 महीने पहले महाभियोग प्रस्ताव कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष लेकर के आया था, उन्हीं विपक्षी दलों के साथ अगर आप खड़े हो गए जाकर के, और कारण चाहे जो हो, लेकिन जिन्होंने आपको उपराष्ट्रपति बनाया उससे पहले पश्चिम बंगाल जैसे महत्वपूर्ण राज्य का राज्यपाल बनाया, और एक तरीके से तो आप कहीं धूल में ही पड़े हुए थे, वहां से उठा करके आपको एक नग की तरह संभाला, राज्यपाल बनाया, फिर उपराष्ट्रपति बनाया। उनके प्रति अगर आप इस तरह का दुराव रखते हैं और इस तरह की, मैं कहूंगा कि धोखाधड़ी करते हैं, तब तो आपको उस पद पर रहने का अधिकार ही नहीं था, और वही हुआ है। जब आप इस पूरे सिचुएशन को देखते हैं, आपको 2-3 चीज़ दिखती है। सबसे पहले ये अकेला अटैक नहीं है सर, मैं इसको थोड़ा कंबाइन करता हूँ। आप देखिए देश में इस टाइम पे क्या चल रहा है सर। एक तरफ है आपका एसआईआर का ये जो पूरा वो प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है जी। यहाँ तक कि ये बोला जा रहा है कि सिर्फ़ बंगालियों पे ज़्यादातर, एंड मुझे समझ नहीं आता बंगालियों पे क्यों भाई? बंगालियों को तो इतना प्यार है दुनिया में, जहाँ देश में कोई भी बंगाली भाई को देखता है उसको सबसे पहले दादा बुलाते हैं। तो ये तो रिलेशनशिप है। अब वो बोलते हैं जी बंगालियों के अगेंस्ट ये एक वो चल रहा है। अब आप देखते हैं सोरोस की एक ऑर्गेनाइज़ेशन है एडीआर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिव्यू, प्रशांत भूषण और ये लोग हैं। वो कोर्ट में लड़ाई कर रहे हैं। एडीआर फिर से पहुँच गई है सुप्रीम कोर्ट में इसको लेके। अरे भाई! सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है ये लीगल है, उसके बाद आप क्या जा रहे हो वहाँ पर? तो दूसरा वो करने की कोशिश कर कर रहे हैं यहाँ पर। तीसरा सर, खुलने में जो धमकियाँ दी जा रही हैं, ये जब आप इन चीज़ों को ज़रा गट्ठे में डालते हैं और पीछे से ये हो रहा है, तो ये तो सर पूरा एकदम हिलाने की एक करतूत थी, जहाँ पर बाहर में प्रोटेस्ट, आपकी ये कास्ट के ऊपर और ये भाषा के ऊपर तोड़ना, कोर्ट में खेलना और पीछे से ये काम, ये तो सर पूरा एक चक्रव्यूह था सर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष लगातार इस कोशिश में है कि अगर देश की जनता हमें नहीं चुन रही है, लगातार नरेंद्र मोदी को ही चुन रही है, तो फिर हम दूसरे रास्ते निकालें। यानी जनता अगर हमारे पक्ष में नहीं है, हम पर भरोसा नहीं कर रही है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जरिए, आपको आश्चर्य होगा, बहुत सारे दर्शकों को आपको तो जानकारी होगी, जब दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उस समय 9 पीआईएल दाखिल की गई थी अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड। और उनका मकसद क्या था? उनका मकसद ये था कि किसी एक पीआईएल पर तो हम नरेंद्र मोदी को घसीट लें, एक्सपोज कर दें, उनके खिलाफ कुछ मिल जाए जिसको हम मुद्दा बना करके देशव्यापी उनके खिलाफ कुछ खड़ा कर सकें, आंदोलन या दूसरी चीजें, या बदअमनी फैला सके, अराजकता फैला सके। लेकिन वो सारी पीआईएल जो है वो रद्द हो गई थी, खारिज हो गई थी। और उसके बाद देश को पता है कि 4 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी और चीफ जस्टिस के खिलाफ एक तरीके से सार्वजनिक रूप से मोर्चा खोल दिया था, बयानबाजी की थी। ये पहली बार हुआ था हिंदुस्तान की जुडिशरी के इतिहास में। वो भी एक मोमेंट था। उस समय भी मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई थी और जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ कपिल सिब्बल की अगुवाई में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली गई थी। वो तो उस समय वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति थे और राज्यसभा के सभापति थे, तो उन्होंने उसको खारिज कर दिया था, वो आगे बढ़ ही नहीं पाया था। इसी तरीके से कई ऐसे दो राय हैं जब अलग अलग मसलों पर अलग अलग जरिए, क्योंकि जनता आपको नहीं चुन रही है तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, आपको लगता है इनकी हालत वैसी हो जाती है बिना सत्ता के, जैसे बिना जल के मछली की हालत हो जाती है, तड़पने लगते हैं। और जो इनके आका हैं वो देश के भीतर या देश के बाहर, जिनका ये
अभी आपने नाम लिया जॉर्ज सोरोस, उन्होंने भी कस्में खा रखी थी कि हम नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाएंगे, तो वो भी अपनी सारी चालबाजियों में नाकाम रहे, हजारों करोड़ रुपया फूंकने के बावजूद। तो ये लोग तो बार बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, और इसलिए भी खटखटाते हैं कि कोई तो एक जस्टिस ऐसा होगा जो इनकी सुन लेगा, या जो ये चाहते हैं इनके मन की मुराद पूरी कर देगा। तो इसलिए ये बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ भागते हैं। हाँ, ये जो भाषा का विवाद है तमिलनाडु में या महाराष्ट्र में, और अभी बहुत चालाकी के साथ ममता बनर्जी ने भी बंगाली और नॉन बंगाली का इश्यू रेस किया था, और ये कहा था कि बंगाली भाषा और भाषियों को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, की जा रही है। कौन कर रहा है भाई? नाम तो लो, कोई प्रकरण तो बताओ, कब किया है, ऐसा कौन सा इशू हुआ है? लेकिन ये सब अब फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। इनको लगता है, ममता बनर्जी को भी लगता है कि अब 15 साल हो जाएंगे एज चीफ मिनिस्टर, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो सिर चढ़ करके बोल रहा है एक बड़े वर्ग की तरफ से। तो ये सारी चीजें जो हैं इनको फिर से बार बार यूनाइट करती हैं, और यूनाइट करके अल्टीमेटली ये लोग एक साजिश का हिस्सा बनते हैं। और जिस तरह की सूचनाएं आ रही हैं, और जिन पॉडकास्ट्स का आप जिक्र कर रहे थे, इशारा कर रहे थे, उसमें एक जगह ये बात भी आई है कि जगदीप धनखड़ ने जयराम रमेश को या किसी कांग्रेस के नेता को ये इंडिकेट किया था कि आप जाइए और चंद्रबाबू नायडू से जाकर के मुलाकात करिए। इसका संकेत ये था कि मेरी ऑलरेडी चंद्रबाबू नायडू से बात हो चुकी है, और आप लोग अगर चाहेंगे तो आप सरकार गिराने के लिए अगर समर्थन वापसी का उनसे अनुरोध करेंगे तो शायद वो मान जाएं, शायद वो उस पर सोचे। लेकिन साहब, इन्होंने, नरेंद्र मोदी ने कोई कच्ची गोलियां तो खा नहीं रखी हैं, खेल नहीं रखी है। आप देखिए बजट में आंध्र प्रदेश के लिए भी और बिहार के लिए भी क्या क्या प्रावधान किए गए थे। आंध्र प्रदेश को 16,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज दिया गया था, बिहार को 56,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज दिया गया था। किस मुंह से और किन मुद्दों पर वो समर्थन विड्रॉ करेंगे? और जिस तरह का तारतम्य चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में दिखाई दे रहा है, उससे इनका फ्रस्ट्रेशन और बढ़ रहा है। और आंध्र प्रदेश में तो एक और व्यक्ति ऐसा बैठा है डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद पर, जो एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भक्त है, पवन कल्याण। तो पवन कल्याण के रहते आंध्र प्रदेश में कोई भी गड़बड़ी होगी, ऐसा सोचना ही मुझे लगता है कल्पनाओं से परे की बात। राजनीति में वैसे तो कब क्या हो जाए कह नहीं सकते, लेकिन जो स्थितियां परिस्थितियां हैं वो तो इस ओर इंगित नहीं करती हैं कि चंद्रबाबू नायडू इस तरह का कोई काम करेंगे। लेकिन ये बहुत सीरियस बात है, बहुत सीरियस बात है कि जिन जगदीप धनखड़ को राज्यपाल बनाया, उपराष्ट्रपति बनाया, सम्मान दिया, संवैधानिक पद, सेकंड संवैधानिक पद पर बैठाया, उन्होंने इस तरह की साजिशें रची, और विपक्ष के साथ मिलकर के, कांग्रेस के साथ मिलकर के, और महाभियोग प्रस्ताव उनकी तरफ से जस्टिस वर्मा के खिलाफ आया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, बिना सरकार को विश्वास में लिए, बिना मंत्रियों को जानकारी दिए। तो इससे पता चलता है कि जगदीप धनखड़ एक्चुअल में जो विपक्ष के मूवमेंट चल रहे थे सरकार को कमजोर करने के, हिलाने के, गिराने के, उसमें कहीं ना कहीं सहायक बन गए थे, उनका टूल बन करके उनके हाथों में खेल रहे थे। सर ये टूल वूल तो ठीक है, मेरे को समझ में आता है, ये सब तो अब पॉलिटिक्स है जहां पर भी ये लोग उल्टे सीधे काम करते हैं और ये सब चीजें चलती हैं। बट इसके अंदर सबसे बड़ा सवाल जो अभी दिमाग में आता है कि सर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर अब आप देखिए
ये जो फटी-पनी सी ऑपोज़िशन है हमारी, ठीक है? ये एक तो अराजकता की तरफ चीज़ें कर रहे हैं, दूसरा आपकी गवर्नेंस के अंदर इन लोगों ने छेड़छाड़ करी है। कहीं न कहीं सरकार को भी थोड़ा देखना पड़ेगा। अब ये जो बीजेपी का जो भी इनका जिस तरह से इन लोगों ने काफ़ी बाहर के लोगों को लिया है, ये तो हमको पता ही है बाहर के लोग इतने सारे लिए हैं सर, तो इनमें से कौन-कौन पलटेगा ऐसे करके? देखिए, इस घटनाक्रम ने एक तरीके से एक अलार्मिंग सिचुएशन पैदा की है बीजेपी और उसकी पैरेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी आरएसएस के लिए। और ये सोचने के लिए बाध्य किया है कि ठीक है, आप अपना जनाधार बढ़ाने के लिए अलग-अलग राज्यों के, क्षेत्रों के, अलग-अलग समुदायों के, जातियों के लोगों को ले रहे हैं और पार्टी का जनाधार बढ़ा रहे हैं, वहाँ तक तो ठीक है। उनको आप देर-सवेर पद भी देंगे, लेकिन कौन से पद देने हैं आगे से, इसके लिए आपको फैसला लेते हुए ज़्यादा सतर्कता बरतनी पड़ेगी। जो संवैधानिक पदों पर हैं, जो सरकार के लिए ही खतरा बन सकते हैं किसी पॉइंट पर जाकर के, या किसी साजिश में शामिल हो सकते हैं, या अपनी पुरानी पार्टी के प्रति उनके मन में कोई अनुराग जाग जाए, प्रेम भावना जाग जाए या वफादारी जाग जाए, ऐसे लोगों से बचना होगा। जैसे 2 बड़ी गलतियां तो अभी समझ में आ रही हैं। सत्यपाल मलिक को आपने राज्यपाल बना करके भेजा, जो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस की पृष्ठभूमि के नहीं थे। इसी तरीके से जगदीप धनखड़, उनका भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से कोई एज सच लेना देना नहीं था। तो ऐसे लोगों को आप अगर संवैधानिक पोस्ट पर बैठा रहे हैं, आंख मूंद करके भरोसा कर रहे हैं, तो इस तरह के खतरे पैदा होंगे जैसे अभी-अभी पूरे देश ने देखे हैं। ये तो समय रहते हुए और बहुत टाइमली और बहुत जल्दी उनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया और उनको कन्वे कर दिया गया। उनके ज़रिए बाकी लोगों को भी कन्वे कर दिया गया, जो बाहर से आए हैं और महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं, कि अगर हम उपराष्ट्रपति को चलता कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं, तो फिर किसी के ऊपर भी गाज गिर सकती है। लेकिन आगे के लिए इस घटनाक्रम ने ज़रूर इनको चौकन्ना कर दिया है और मुझे लगता नहीं है कि अब की पोस्ट जो संवैधानिक पोस्ट हैं, जहां सरकार का जो की जो पोजीशन है वो डामाडोल की जा सकती है, ऐसी पोस्ट पर मुझे नहीं लगता कि अब आयातित नेताओं को ये लोग महत्वपूर्ण पदों पर बैठाएंगे। एक वो है सर, दूसरा देखिए जो एक हम देख रहे हैं कि किस तरह से आपने ये जो पूरा सेटअप करा है अपनी गवर्नमेंट का, ठीक है? इसके अंदर एक अभी जो मोदी जी का लुकआउट है, एकदम नो नॉनसेंस टाइप है, किसी को भी वो बख्श नहीं रहे हैं। अभी आप देखिए पाकिस्तान इधर-उधर सबके ऊपर प्रेशर आया हुआ है। और जिस तरह की फ्रस्ट्रेशन हमको दिख रही है कि जो आप देख रहे हैं ईसी को डायरेक्टली थ्रेटन देना सर, कि हम छोड़ेंगे नहीं आपको, ठीक है? और उसके बाद मतलब ईसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कल को आप सुप्रीम कोर्ट को थ्रेटन करोगे, कल को आप किसी और को थ्रेटन करोगे। जो भी कह लो सर, सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स से, जस्टिस सिस्टम से ना आपको इतना पसंद आएगा, ना हमको इतना पसंद आएगा जो चीज़ें चलती हैं, बट हम कभी उसको थ्रेटन नहीं करेंगे। जो जिस तरह से थ्रेटन किया जा रहा है, ये तो सर खुले में अराजकता की बात है जिसके बारे में आप बोल रहे हैं। बट सर इसके अंदर अभी आपको गवर्नमेंट का अगला कदम कहाँ दिखता है? किस तरफ दिखता है? क्योंकि ये आग तो आपको बुझानी पड़ेगी, व्हाटएवर सेड एंड डन। एक आपने गर्दन काट दी, उड़ गया वो बंदा, गायब हो गया। ये बाहर आके कुछ बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के पास क्या-क्या है इनके बारे में। अभी वो सत्यपाल मलिक जी पे थोड़ा-सा करा तो वो सीधा हॉस्पिटल पहुँच गए वो, ठीक है? थोड़ा-सा मतलब प्रेशर लगाया तो वो टक करके वहाँ पहुँचे, तो एक एग्ज़ाम्पल वो भी है। आपको क्या लगता है मोदी जी के अगले कदम क्या रहेंगे सर इस मामले में? देखिए, मोदी जी को इन लोगों ने जब-जब चैलेंज किया, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है। अभी भी इन्होंने बहुत गंदे शब्दों का प्रयोग किया था। उनको बहुत महत्वपूर्ण 2 देशों की यात्रा पर निकलना था।
जहां ब्रिटेन के साथ तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, और मालदीव रणनीतिक रूप से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण देश है। छोटा देश है, लेकिन चीन की जो चालबाजियां रही हैं वो हम सब देखते रहे हैं, परखते रहे हैं। उसको फिर से सीधा किया है मोदी जी ने, अपने ही अंदाज में किया है। ऐसा नहीं है कि वो कोई धमकी देते हों या किसी तरह का कोई काम करते हों। बस थोड़ा समय दीजिए ऐसे लोगों को जो आपसे कुछ इस तरह की हरकतें कर रहे हों, समझ में आ जाती हैं चीजें। दोनों देशों को साध करके लौटे हैं, और इधर जो कुछ घटनाक्रम यहाँ चल रहा है, जिस तरफ आप इंगित कर रहे, इशारा कर रहे हैं, राहुल गांधी हों या दूसरे लोग हों, जिस लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं के बारे में जिस तरह की बयानबाजी इनकी तरफ से हो रही है, जिस तरह ये लगातार अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान तो इन्होंने खुलेआम मंच से रैली में भाषण देते हुए कहा था कि सारे देश में केरोसिन छिड़का हुआ है, जी, बस जी। दिया सलाई दिखाने की जरूरत है। पर दिया सलाई दिखाने की हिम्मत है क्या? क्या ये केवल बयानबाजी करना एक बात होती है? अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश करना एक बात होती है? क्या लोग आपके उकसावे में आ रहे हैं? क्या आप इतने बड़े नेता हैं कि लोग आप जो कह रहे हैं उस पर आंख मूंद करके भरोसा भी कर रहे हैं? अगर आपकी विश्वसनीयता इतनी ही होती तो 2014 में आपके नेतृत्व में पार्टी रसातल में ना पहुंचती, केवल 44 सीटों पर ना सिमटती। 2019 में केवल 52 सीटों पर ना सिमटती, और 2024 में भी 3 अंकों तक ना पहुंच करके 99 पर ना अटकती। दूसरे, आपके नेतृत्व में पार्टी 90 से ज्यादा विधानसभा चुनाव हार चुकी है। यानी जनता आपको आपकी औकात बता रही है, आप समझने को तैयार नहीं है। और जितने भी आप बहानेबाजी कर रहे हैं कि जी महाराष्ट्र का चुनाव चुरा लिया, बिहार का चुनाव चुराने की कोशिश हो रही है, ये केवल और केवल अपनी और अपने परिवार की पोजीशन बचाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि इतने चुनाव हार चुके, 3 लोकसभा चुनाव हार चुके, किसी भी पार्टी में कोई भी नेतृत्व इतना पार्टी की लुटिया डुबोने के बाद की पोस्ट पर रह नहीं सकता। कोई भी पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो आपकी कुल मिलाकर के कोशिश अपनी पोजीशन, अपने परिवार की पोजीशन को बचाने की, और जो आप कब्जा जमाए बैठे हो शीर्ष पदों पर, उस पोजीशन को बचाने की कोशिश है। जहां तक बात है कि मोदी जी इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे, क्योंकि पानी सिर के ऊपर जा रहा है, तो मुझे लगता ये है कि ऐसा कोई काम मोदी जी करेंगे नहीं। वो बहुत ठंडा करके खाने वालों में से हैं। पब्लिक को ही सोचने समझने की पूरी आज़ादी देते हैं, समय देते हैं कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन देश हित में काम कर रहा है, कौन देश के विरोध में काम कर रहा है, कौन समाज में आग लगाने की कोशिश कर रहा है, पब्लिक सोचे। अगर उनको इन्हें गिरफ्तार करना होता आदि जी, तो नेशनल हेराल्ड केस में माँ बेटा दोनों गिरफ्तार हो चुके होते। भाई 1978 में चरण सिंह ने गृह मंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के मना करने के बावजूद इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करवा लिया था। इंदिरा गांधी भी इतनी चतुर थी, उन्होंने इंस्पेक्टर से कहा कि गिरफ्तार तो कर लिया है, कोर्ट में भी पेश करोगे, पर मैं तब तक कोर्ट में पेश नहीं होंगी जब तक मेरे हाथों में आप हथकड़ी नहीं डाल दोगे। वो इंस्पेक्टर बुद्धिहीन था, समझ नहीं पाया वो क्या चाह रही हैं, उनके हाथों में हथकड़ी डाल दी, और उन्होंने वो हथकड़ी ऐसे करके फोटो खिंचवाए, और वो अखबारों के पहले पन्ने पे 5-5, 6-6 कॉलम में फोटो छप गए। वो जो हथकड़ी पड़ी थी इंदिरा गांधी के हाथों में, उसने पूरा दृश्य बदल दिया, और उनके खिलाफ, उनके पक्ष में पूरे देश में संवेदना जाग गई, और 80 में उन्होंने वापसी कर ली सत्ता में। इमरजेंसी के पाप भी धुल गए। तो नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं करेंगे।
नरेंद्र मोदी तो इनको उंगली कटा करके शहीद होने नहीं देंगे, वो मौका नहीं देंगे। आपको जितनी गाली बकनी है बको, जितने संवैधानिक संस्थाओं को कोसना है कोसो, उन पर सवाल खड़े करने हैं करो। अब तो पब्लिक ही पूछने लगी है कि अगर चुनाव आयोग में इतनी ही खामियां हैं, वो इतने ही प्रपंच रच रहा है, अगर ऐसे ही मैच फिक्सिंग का खेल हो रहा है, तो भैया हिमाचल में आपकी सरकार कैसे बन गई, तेलंगाना में कैसे बन गई, कर्नाटक में कैसे बन गई, आप वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों से जीत करके कैसे आ गए, और फिर वायनाड से आपकी बहन कैसे जीत करके आ गई। और मोदी जी अगर चुनाव आयोग से मैच फिक्सिंग का खेल खेल रहे थे, तो तीसरी बार में बहुमत से दूर क्यों रह गए? कम से कम 272 सीटों का इंतजाम तो कर ही लेते। तो पब्लिक अब इन चीजों को समझ रही है, और ये खुद ही मतलब एक्सपोज होते जा रहे हैं। सर ये तो आपने एकदम सही बात बोली, बट इसके अंदर एक दूसरा पहलू है, क्योंकि एक, मैं ये नहीं बोल रहा कि इनके ऊपर कुछ एक्शन होगा नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं मोदी जी को अपना जो एक स्टाइल है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक जिस डायरेक्शन में ये लोग जा रहे हैं, काफी हार्ड स्टेप ले रहे हैं बांग्लादेशियों के ऊपर, जो जितने सारे अवैध ये जमीनें हड़पा के बैठे हुए हैं उनके ऊपर बुलडोजर एक्शन चल रहा है, चारों तरफ एकदम जबरदस्त एक्शन चल रहा है। उस बीच ऐसा होना थोड़ा डाइसी लगता है, क्योंकि इसका मतलब है कि जो ऑपोजिशन पार्टी है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर छेद ढूंढ रही है। वो गुब्बारा होता है ना सर, उसके अंदर पिन डालते रहो, पिन डालते रहो, पिन डालते रहो, जहां वो गुब्बारा मतलब फटेगा उसको वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से फट जाए। और ये जो एक चंद्रबाबू नायडू का, जैसे आपने बताया कि उनको मुंह पे बोला गया कि आप यू नो सपोर्ट निकालिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। तो आपको क्या लगता है, कुछ जो एक स्ट्रेंथनिंग करनी है उनको, और एक देखिए जो भी कह लीजिए, एक झटका तो लगा है, ऑपरेशन सिंदूर में इतना हाई, ऊपर से सडनली ये ठप होता है, तो इसका रिकवरी कैसे होगी सर पार्टी के बीच में से, क्योंकि उसके बीच में बीजेपी प्रेसिडेंट का बात चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत कुछ है। तो आप कैसे देखते हैं अगले कुछ 1 डेढ़ महीना में जो कुछ एक्शंस होने वाले हैं? एक तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, उसके बाद बीजेपी प्रेसिडेंट आएगा, सुन रहे हैं कि कैबिनेट इंप्रूवमेंट कुछ होगा, तो इसमें इस चीज का कुछ इम्पैक्ट आपको दिखता है सर? सारी चीजें बहुत स्मूथली होंगी, उनका उनकी जो कार्यशैली है, काम करने का जो उनका तौर तरीका। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, यहाँ इतना बड़ा घटनाक्रम चल रहा है, अलग अलग राज्यों में बुलडोजर भी गरज बरस रहे हैं, भाषा के विवाद भी हैं, उपराष्ट्रपति को भी शेक किया गया, और पार्लियामेंट चल रही है, मानसून सत्र चल रहा है, और वो बड़े निश्चिंत होकर के ब्रिटेन निकल गए और फिर मॉरिशस पहुंच गए, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पीछे अब एक ऐसी टीम तैयार हो चुकी है देश में। अप्रैल की बात है, ये थाईलैंड और श्रीलंका के दौरे पर गए थे, और उसी समय एक सदन में तो वक्फ बिल पास हो गया था, रात को 2 ढाई बजे तक चर्चा के बाद दूसरे सदन में पेश होने वाला था, और ये विदेश यात्रा पर निकल गए थे। तो उनको पता है कि मैं देश में रहूं या ना रहूं, अब एक ऐसी मजबूत टीम है मेरे पास, मेरे पीछे, जो चीजों को अपने आप मैनेज करेगी, अपने आप संभालेगी, और ये जितनी भी साजिशें चल रही हैं इनको न्यूट्रलाइज भी कर देगी, इनको जवाब भी दे देगी। तो वक्फ जैसा संशोधन बिल, जिस पर ये लोग कह रहे थे कि नीतीश तैयार नहीं होगा, चंद्रबाबू नायडू तैयार नहीं होंगे, चिराग पासवान भी रूठ जाएगा, कुछ नहीं हुआ, बड़ी आसानी से पास हो गया। अभी भी आप देखिएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव हो, या दूसरे तमाम महत्वपूर्ण काम हो, वो सब होंगे। और दूसरी, फाइनली मैं एक बात कहता हूं, इन्होंने चुनौती दी थी, बल्कि बहुत गंदे शब्दों का प्रयोग किया था राहुल गांधी ने, कहा था कि देखो मानसून सत्र के पहले दिन ही भाग गए, विदेश भाग गए। और इन्होंने, जयराम रमेश ने कहा कि जो पहलगाम हुआ, और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और जो डोनाल्ड ट्रंप ने दावे किए, 5 जेट गिर गए,
हमें प्रधानमंत्री से जवाब चाहिए, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं चलेगा। जब आप सब्स्टिट्यूट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आप कैबिनेट स्तर के महत्वपूर्ण मंत्रियों का अपमान करते हैं। कैबिनेट मंत्री भी कौन? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, सेकंड टू प्राइम मिनिस्टर इस समय। सब्स्टिट्यूट किसको बता रहे हैं? विदेश मंत्री एस जयशंकर, जिनका डंका दुनिया में बजता है विदेश नीति के मामले में। सब्स्टिट्यूट किनको बता रहे हैं? एक मजबूत गृह मंत्री अमित शाह को। और ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में ही अपनी भी साख बनाई है और देश में बेहद महत्वपूर्ण स्टेप लेकर के उन सारी साजिशों को विफल भी किया है। देखिए, एक बात बताता हूं आदि जी, ये जो इस समय हम देख रहे हैं ना कि वोटिंग लिस्ट का सत्यापन हो रहा है, जो मर गए हैं, जिनके 2 जगह नाम हैं, या जो शिफ्ट हो चुके हैं, या जो अवैध रूप से घुसपैठ करके आधार कार्ड बनवा चुके, या वोटिंग कार्ड बनवा चुके, या जमीनें खरीद करके घर बनवा चुके। पहलगाम की घटना के बाद से जो विदेशियों को ढूंढने का और उनको वापस उनकी सरहदों के पार फेंकने का अभियान शुरू किया है अमित शाह ने, ये तो अब रुकने वाला है नहीं। बुलडोजर तो वापस अपने अपने घरों पे तभी लौटेंगे, अपने ठिकानों पे तभी लौटेंगे जब ये जितनी भी अवैध मस्जिद हैं, मदरसे हैं, मजारे हैं, इन सबको ध्वस्त कर देंगे और सरकारी जमीनों को खाली करा लेंगे। ये कितना भी चिल्लाएं, कितना ही जमीयत उलेमा हिंद के डिनर में जाकर के रोटियां सोटियां तोड़ें, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ रुकने वाला है नहीं। ये फैसला कर चुके हैं। और पूरे देश में अगर एसआईआर लागू कर रहा है चुनाव आयोग, तो इसके बावजूद कर रहा है कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन उनके बारे में बहुत गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा है और चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो चुनाव आयोग भी अपनी रीढ़ दिखा रहा है, मोदी सरकार भी बता रही है कि जो काम हमने शुरू किया था 2016 से, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, जब जीएसटी लागू हुआ, जब दूसरे आर्थिक सुधार हुए, और जो एक काले धन का समानांतर साम्राज्य स्थापित किया था, उसकी रीढ़ तोड़ी। बहुत सारे लोग जानते हैं कि 2016 का वर्ष वो था जब पाकिस्तान की भी रीढ़ टूटी थी, क्योंकि फेक करेंसी वहीं से छप करके आती थी। उसके बाद कटोरा उनके हाथ में भी आ गया और यहाँ भी बहुत सारे दलों के हाथ में वही आ गया जो पाकिस्तान के हाथ में है। तो ये लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे तो जरूर, रोने का अधिकार तो आप इनको देंगे। सर, आखिरी सवाल में रोने का अधिकार, ये सर, ये मैं आपसे कॉपी करूंगा। मैं आपसे परमिशन ले रहा हूँ ऑनलाइन। रोने का अधिकार। सर, इसमें एक चीज हमको फिर भी दिखती है कि इन लोगों ने, इनकी ये कोशिश थी पार्लियामेंट के अंदर, हमेशा जैसे हर साल कुछ ना कुछ करते हैं, ये कोशिश थी और हमने पिछली बारी भी जब इसको डिस्कस किया था, हमने इसको लिया था। अब क्या करेंगे सर? अब इनका क्या प्लान रहेगा? अब तो वही है, बस हल्ला-गुर्रा करो और चले जाओ पार्लियामेंट से, और कुछ तो नहीं, बचा नहीं है इनके पास। ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोदी जी को इस बात की तो परवाह है ही नहीं कि सरकार चली जाए। उनको इस बात की परवाह नहीं है, क्योंकि इस बात की परवाह होती तो वो इतने बोल्ड स्टेप ना लेते, इतने बोल्ड कानून ना लाते, वक्फ संशोधन जैसा बिल नहीं लेकर के आते। सरकार जाती है तो जाए, वो तो फिर नए सिरे से चुनाव कराने के लिए तैयार बैठे हैं। और जितने सर्वे आए हैं अब तक, वो तो बता रहे हैं कि उनको इस बार पूर्ण बहुमत मिलने वाला है। और जितनी सीटें इनकी आई हुई हैं, ये तो घटनी घटनी है। जो ड्रामा जो इन्होंने झूठ बोले थे कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण छीन लेंगे और 8,500 रुपया हर महीने आपके खाते में आएगा, तो
भाई अगर आप सेंटर में भी नहीं आए हैं तो कम से कम 3 राज्यों में तो है ना आपकी सरकार। एक राज्य में ममता बनर्जी है, एक में स्टालिन है, इसी तरह अलग अलग राज्यों में, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। यानी इंडी अलायंस जिसने कहा था कि हम 8,500 रुपया हर महीने देंगे, इन राज्यों में तो आप दे ही सकते हो, दो ना। तो आप झूठे साबित हुए हो, और झूठे साबित हुए हो तो काठ की हांडी बार बार चढ़ती नहीं है। और मोदी जी, अगर आप सरकार गिरा के देख लो, सरकार गिराने का मतलब ये होता है, अगर आप कोई सरकार गिरा रहे हैं तो क्या आप सरकार बनाने की स्थिति में हैं? लीड कौन करेगा सरकार को, नेतृत्व कौन करेगा, है क्या कोई? सर उतना तो ये सोचते नहीं है, इतनी तो वो स्कोप ही नहीं है इनके अंदर। इनके अंदर वही स्कोप है, हटाओ गिराओ ये वो, आगे क्या करना है वो थोड़ी सोचा है इन लोगों ने। वो तो तो बांग्लादेश बनाना चाहते हैं ना सर। इनको हर सेशन में बस ये 10-5 दिन हंगामे संगामे करने हैं, सुर्खियां बटोरनी है, और कुछ ये ना कर सकते हैं ना कर पाएंगे। फिर चुप करके बैठ जाएंगे और फिर उतरे हुए चेहरे लेकर के सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे और विधायी कार्यों को पास होते हुए देखेंगे, कंप्लीट होते हुए देखेंगे। हाँ, इस बारी तो गवर्नमेंट मेरे हिसाब से बड़ा अग्रेसिवली जाएगी जो भी पास कराना है उनको, क्योंकि इस बार ही नहीं देखने वाले कि किसको बुरा लगता है किसको अच्छा लगता है। बड़ी बड़ी अग्रेसिवली जाएगी। सर जी थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, क्योंकि ये बड़ी डिस्टर्बिंग सी खबर आई। मैंने बोला एक छोटा सा डिस्कशन इसके ऊपर होना चाहिए और लोगों को भी पता चलना चाहिए कि ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं हमारे देश के अंदर। तो जो हम बोलते थे डीप स्टेट का प्रकोप, हाँ कम हुआ है, बट ये कारस्तानियां फिर भी करते रहेंगे। जिस तरह से पहले सड़क पे अराजकता करने की इनके अंदर दम था, आज वो नहीं दिखता। तो ये तभी दूसरी तरफ से जाके कुछ करने की कोशिश है। थैंक यू सो मच सर, हमेशा आपसे सीखने को मिलता है। सब ऑडियंस से मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और कंट्रीब्यूट जरूर करते रहिएगा। नमस्कार। नमस्कार।